कहते जी विमेन एम्पावरमेंट इज अ मिथ अंटिल एंड अनलेस विमेन आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड दे स्टार्ट एक्सर्टिंग दोज राइट्स। इनफैक्ट महिलाएं ही क्यों, जब तक हम सबको महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता नहीं होगी और जब तक महिलाएं उन अधिकारों का उपयोग नहीं शुरू कर देती, तब तक महिला सशक्तिकरण का जो हमारा सफर है वो अधूरा है। ऐसे में आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट कानूनों की जो कि महिला सशक्तिकरण यानी कि विमेन एम्पावरमेंट के इस सफर में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन साबित हो सकते हैं अगर उन्हें ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए। सो वेलकम टू स्टडी IQ, माय नेम इज चांद कुबा एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं यहाँ पर कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो हम एक ऐसे पेट्रियार्कल यानी कि पितृसत्तात्मक सोसाइटी का हिस्सा है जहाँ पर महिलाओं को ना केवल हमेशा से दबाया गया है बल्कि प्रताड़ित भी किया गया है। चाहे वो यहाँ पर फीमेल फीटिसाइड हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, अनइक्वल ट्रीटमेंट हो या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो या फिर ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन हो, स्टॉकिंग हो, हर तरीके से यहाँ पर महिलाओं को दबाया गया है। ऐसे में आज जो सबसे पहले कानून की हम बात करेंगे वो है जी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यानी कि DVA एक्ट 2005। बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून एंड बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कानून है क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ हो रहे हर तरह के अत्याचार को कवर करने की कोशिश की गई है। ऐसे में अगर मान लीजिए एक महिला एक हाउस होल्ड का हिस्सा है एंड उनके खिलाफ फिजिकल अब्यूज़ हो रहा हो यानी कि उनके साथ मारपीट हो रही हो या फिर उनके खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा हो, फोर्स्ड सेक्स वगैरह हो रहा हो या फिर वर्बल अब्यूज़ हो, जैसे कि महिलाओं के कैरेक्टर असैसिनेशन की यहाँ पे बात आ जाती है, या फिर हमें देखने को मिलता है इमोशनल अब्यूज़, जैसे कि महिलाओं को यहाँ पर ताने वगैरह मारे जाते हैं कि भाई तुम एक लड़का तक नहीं पैदा करके दे पा रही हो, लड़कियाँ ही पैदा हो रही हैं। सो क्या हो गया, इमोशनल अब्यूज़ की कैटेगरी में आ गया। इकोनॉमिक अब्यूज़, जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि कई बार जो पति होते हैं वो अपनी वाइफ को या फिर अपने बच्चों को यहाँ पर खर्चा देने से मना कर देते हैं। तो ये सभी तरह के अब्यूज़ जो हैं यहाँ पर कवर किए गए हैं इस एक्ट में। दूसरी बात ये दोस्तों कि कौन सी महिलाएं जो हैं इस एक्ट के तहत मदद पा सकती हैं। तो देखिए भाई, जो महिलाएं एक शेयर्ड हाउस होल्ड का हिस्सा हैं यानी कि एक घर में रह रही हैं, दूसरे मेंबर्स के साथ रह रही हैं घर के, उन सभी को यहाँ पर प्रोटेक्शन मिली हुई है इस एक्ट में। चाहे वो एक मदर हो, सिस्टर हो, वाइफ हो या फिर लिव इन रिलेशन में रहता हुआ कोई फीमेल पार्टनर ही क्यों ना हो। इसमें स्पष्ट किया गया है दैट एनी वुमेन हु एलिजेस टू हैव बीन सब्जेक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कैन फाइल अ कंप्लेन। अच्छा, किसके खिलाफ कंप्लेन फाइल की जा सकती है वो भी यहाँ पर बताया गया है। द कंप्लेन कैन बी फाइल अगेंस्ट एनी अडल्ट मेल मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, यानी कि एक महिला अपने पति के खिलाफ कंप्लेन कर सकती है, साथ ही में और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड और मेल पार्टनर। देखिए भाई, जनरली क्या होता है, हमने जैसे कि कहा कि हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी का हिस्सा हैं। ऐसे में महिला जो है अपना घर छोड़कर अपने पति के घर में आती हैं और अपने पति के घर में रहते हुए उन्हें यहाँ पर प्रताड़ना का जो है झेलना पड़ता है। अब वो पति से भी हो सकती है, पति के रिश्तेदारों से भी हो सकती है, तो किसी के खिलाफ भी यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। पति के रिश्तेदारों में चाहे वो मेल रिश्तेदार हों, फीमेल रिश्तेदार हों, सभी के खिलाफ शिकायत करी जा सकती है। दूसरी बात यह कि शिकायत करें कहाँ। पुलिस ऑफिसर को आप जा सकते हो, पुलिस में जा सकते हो। पुलिस के अलावा यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं सरकार के द्वारा, या फिर NGOs जो कि इसी पर्पज़ के लिए लगी हुई हैं उनके पास भी आप जा सकते हो, या फिर अल्टीमेटली आप मैजिस्ट्रेट का सहारा भी ले सकते हैं। मैजिस्ट्रेट के पास भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अगला जो एक कानून हम पढ़ने वाले हैं जी वो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961। एक काफ़ी पुराना कानून है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पुरानी जो प्रॉब्लम है वो है दहेज प्रथा। अब ये एक ऐसा कानून है दोस्तों जो कि ना केवल दहेज देना या फिर लेना, दोनों एस्पेक्ट्स को यहाँ पर कवर करता है। यानी कि दहेज लेने वाला तो दोषी है ही, दहेज देने वाला भी दोषी इसमें पाया जाता है। दहेज की डेफिनेशन भी यहाँ पर बताई गई है और कहा गया है जी एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और अग्रीड टू बी गिवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि हर वो चल अचल संपत्ति, चाहे वो गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो या फिर कोई और प्रॉपर्टी हो दहेज में, जो कि इसकी डेफिनेशन आ जाती है, चाहे गहने हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो यहाँ पर दहेज में आ जाएगी। अब सेक्शन 3 जो है इस एक्ट का वो यहाँ पर सज़ा का प्रावधान करता है दहेज लेने और देने वालों के लिए। क्या है यहाँ पर प्रावधान? कहते हैं जी इफ एनी पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट गिव्स और टेक्स और अबेट्स द गिविंग और टेकिंग ऑफ डॉरी, यानी कि या तो कोई व्यक्ति दे रहा है, ले रहा है दहेज, या फिर किसी को दहेज लेने और देने के लिए बोलता है और उन्हें मजबूर करता है, वो सभी जो लोग हैं शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years। सो मिनिमम 5 साल की यहाँ पर सज़ा इम्प्रिजनमेंट की है और फाइन कितना है
15,000 या फिर जो डाउरी का अमाउंट था, लेट्स से यहाँ पर दहेज दिया गया 2 लाख रुपए का और 15,000 और 2 लाख में से 2 लाख ज़्यादा है तो 2 लाख रुपए का फाइन लगाया जा सकता है। सो ये है जी उन लोगों के लिए सज़ा जो दहेज या तो ले रहे हैं या फिर दहेज दे रहे हैं। दूसरी बात, पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को मिला है रिसेंटली। वो ये कि महिलाएं जब उन्हें पता चलता है कि उनके जो होने वाले ससुराल वाले हैं वो दहेज मांग रहे हैं तो शादी करने से ही मना कर देती हैं। ऐसे में जो शादी के अवसर पर दहेज मांगने वाले लोग हैं उनको भी यहाँ पर सज़ा का प्रावधान है। कहते हैं जी इफ एनी पर्सन डिमांड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम दी पेरेंट्स और द रिलेटिव्स और द गार्जियन ऑफ द ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, दोनों ही केसेस में, दोनों ही, चाहे आप ब्राइड या फिर ब्राइड ग्रूम, दोनों ही केसेस में कहीं से भी डाउरी मांग रहे हैं, शैल बी पनिशेबल फॉर द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स, 6 महीने की कम से कम सजा होगी, एंड फाइन जो कि जो सजा है 6 महीने की कम से कम 2 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, एंड फाइन जो है मिनिमम जो है 10,000 जो है वो लगाया जा मैक्सिमम फाइन जो है वो 10,000 लगाया जा सकता है। सो 6 से लेकर 2 साल तक की सजा और फाइन 10,000 रुपये तक का लगाया जा सकता है। तीसरा जो एक्ट है वो है PCPNDT एक्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994। देखिए भाई, हम सब जानते हैं कि भ्रूण हत्या हमारे भारत की एक कड़वी सच्चाई है, सेक्स रेशियो बहुत ही डाउन है। ऐसे में एक एक्ट लाया गया था 1994 में। इस एक्ट के 3 यहाँ पर एम थे, मुख्य एम क्या थे 3। सबसे पहला एम था कि कोई भी पेरेंट यहाँ पर अपने होने वाले बच्चे का सेक्स सिलेक्शन ना कर पाए, उसे रोकना। यानी कि आप ये पहले ही सुनिश्चित ना कर लो कि आपके घर में लड़का होगा या लड़की होगी। सो पहला जो एम है वो यही है, सेक्स सिलेक्शन ना हो पाए। प्री कंसेप्शन या आफ्टर कंसेप्शन दोनों ही केसेस में आप ये ना डिसाइड करो। दूसरी बात ये कि फॉर रेगुलेशन ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, देखिए भाई, अब जो फीटस होता है या जो भ्रूण होता है उसमें किसी भी तरह का अगर डिसऑर्डर हो जाता है तो इन दैट केस यहाँ पर सेक्स को जो है डिटरमाइन करना पड़ सकता है। सो क्या रहेगा पूरा का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस जब एक भ्रूण में या फिर यूं कहें कि एक फीटस में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाती है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो, मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी हो, तो इन दैट केसेस में क्या यहाँ पे पूरा प्रोसीजर रहता है वो भी यहाँ पर इसी एक्ट में दिया गया है। एंड तीसरा जो सबसे मुख्य एम है वो ये कि इस एक्ट को मिसयूज ना किया जाए, या फिर यूं कहें कि PCPNDT की जो टेक्निक्स हैं, जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक जो टेक्निक्स हैं, उनका मिसयूज ना हो फॉर फीमेल फिटिसाइड, वो भी यहाँ पर कंट्रोल करना इसका मेन एम यहाँ पर दिया गया है। सो कहता है जी द प्रिवेंशन ऑफ द मिसयूज ऑफ द टेक्निक्स फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन लीडिंग टू फीमेल फिटिसाइड। सो ये 3 इसके मेन एम है। ऐसे में सेक्शन 22 जो है वो उन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए सज़ा का प्रावधान करता है जो मशहूरी या फिर एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को बुलाते हैं कि आओ भाई हमारे हॉस्पिटल में या फिर हमारे क्लिनिक में आओ, हम यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन का काम कर रहे हैं। सो प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स एंड पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। सो ऐसे जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जो ऐसी एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको यहाँ पर जो सज़ा का प्रावधान है, imprisonment which may extend to 3 years and fine which may extend to 10,000 rupees, 10,000 रुपए तक का फाइन, 3 साल तक की सजा। अब ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो एक्चुअल में यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं उनको सजा दी गई है सेक्शन 23 में। कहता है जी मेडिकल प्रैक्टिशनर हु कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, 3 साल तक की सजा दी जा सकती है, एंड फाइन 10,000 रुपए तक का लगाया जा सकता है। ये पहले इंस्टेंस में है। एक बार आपने ये किया, आपको मान लो यहाँ पे 10,000 का फाइन और 3 साल की सज़ा हो गई, आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, बाहर आए, वापस आते ही आपने अगर दोबारा ऐसा कोई काम किया तो यहाँ पर आपको 5 साल तक की सज़ा अगले इंस्टेंस में होगी और 50,000 रुपये तक का जुर्माना आपको लगाया जाएगा। साथ ही में आपकी जो एफिलिएशन है, जिस भी बॉडी से आपको एफिलिएशन मिली हुई है, उसको भी आपकी शिकायत भेजी जाएगी। दूसरा, ऐसे पेरेंट्स के ऊपर भी यहाँ पर सज़ा का प्रावधान है जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन करवाना चाहते हैं।
कहता है जी एनी पेरेंट हु सीक्स द एड ऑफ एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर, एनी कोई भी पेरेंट हो सकता है या फिर उसके रिश्तेदार हो सकते हैं जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन करवाना चाहता है, उनके लिए यहाँ पर क्या सजा है, 3 साल तक की यहाँ पर सजा उनको भी प्रावधान है, 3 साल की इंप्रिजनमेंट और 50,000 रुपीज तक का फाइन पहले बार में है। सब्सिक्वेंटली अगर दोबारा वो दोषी पाए जाते हैं तो 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का यहाँ पर जो है फाइन इंपोज किया जा सकता है ऐसे पेरेंट्स के ऊपर भी। अब चौथा एक्ट हमारा जो आता है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस। अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, विशाखा गाइडलाइंस आई थी उसके बाद ये एक्ट आया था। इसको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बैकग्राउंड भी देखेंगे, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम इसको जनरल एक पर्सपेक्टिव देखने वाले हैं। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013। अब देखिए भाई ये जो एक एक्ट है ये क्या करता है देखते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं जी एक्ट, ये इसका प्रियम्बल है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एंड फॉर द प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। देखिए भाई सबसे पहले तो यहाँ पर बताया गया है कि एग्रीव्ड विमेन कौन है। ऐसी महिलाएं जो एक वर्क प्लेस, चाहे वो ऑफिस है या फिर कोई दुकान है, जहाँ पर उनके साथ यहाँ पर कोई सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, वो सभी एग्रीव्ड महिला की कैटेगरी में आ जाएंगे। देखते हैं, कहते हैं जी एग्रीव्ड महिला या एग्रीव्ड विमेन मीन्स इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस अ विमेन ऑफ एनी एज वेदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड हु एलिजेस टू हैव बीन सब्जेक्ट ऑफ एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट बाय द रिस्पोंडेंट। मान लीजिए कोई महिला है, किसी ऑफिस में काम करती हैं, उनके खिलाफ कोई सेक्सुअल हरासमेंट की एक्टिविटी होती है, वो भी यहाँ पर एग्रीव्ड विमेन आ जाएंगी। या फिर कोई महिला किसी ऑफिस में गई थी किसी काम से, वहाँ पर कोई सेक्सुअल हरासमेंट होती है उनके खिलाफ, वो भी एग्रीव्ड महिला आ जाएंगी, वो भी यहाँ पर शिकायत दर्ज करा सकती हैं। साथ ही में इन रिलेशन टू ड्वेलिंग प्लेसेस और हाउसेज अ विमेन ऑफ एनी एज एम्प्लॉयड इन सच ड्वेलिंग प्लेस और हाउस। अब आपके घरों में मेड्स आप देखते हो, कुक आप देखते हो, या फिर और भी कई सारी विमेन आती हैं काम करने के लिए। अब वो सारी भी जो महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है इस एक्ट में, यानी कि अगर उनके खिलाफ भी कोई सेक्सुअल हरासमेंट होती है उनको भी यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है इस एक्ट में। सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअल हरासमेंट का बिहेवियर जो है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज आ जाती हैं, वो सभी एक्टिविटीज भी यहाँ पर लिखी गई हैं। कहता है जी फिजिकल कॉन्टैक्ट और एडवांसेस, a demand or request for sexual favors, making sexually colored remarks, showing pornography or any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature। So बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट की जो डेफिनेशन है वो दी गई है। अब इसमें कंप्लेंट कहाँ करें महिलाएं? देखिए भाई जब भी कभी किसी महिला के साथ ऐसा कोई भी एक्ट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होती है एट वर्क प्लेस, तो उनके पास यहाँ पे सेक्शन 9 में यहाँ पे बताया गया है कि भाई आप सबसे पहले जो है कंप्लेंट करें अपने ऑफिस की ही इंटरनल कमेटी के पास। देखिए भाई जो भी वर्क प्लेसेस रहते हैं उन सबको यहाँ पर अनिवार्य किया गया है कि भाई कई सारे एक लिमिट लगाई गई है कि भाई इतने से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो यहाँ पर वर्क जो है कमेटी होनी चाहिए, इंटरनल कमेटी होनी चाहिए। अगर महिलाएं हैं वहाँ पर तो वो इंटरनल कमेटी होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर इंटरनल कमेटी बनाई जाती है हर ऑफिस में, वहाँ पर आपको कंप्लेन करनी होगी विद इन 3 months ऑफ द इंसिडेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। सो कहा गया है एनी एग्रीव्ड वुमेन who may make in writing a complaint of sexual harassment at workplace to internal committee if so constituted। अगर मान लीजिए आपके ऑफिस में इंटरनल कमेटी नहीं है तो सरकार की तरफ से लोकल कमेटी बनती है, वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती है। इन केस इट इज़ नॉट सो कॉन्स्टिट्यूटेड, अगर मान लीजिए इंटरनल कमेटी नहीं है तो आप कहाँ करो, लोकल कमेटी में कंप्लेन करो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द इंसिडेंट, यानी कि 3 महीने होने चाहिए उसके अंदर अंदर ये शिकायत हो जाए इंसिडेंट्स की 3 महीनों के अंदर अंदर। और इन केस ऑफ सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट इंसिडेंट, अगर कई सारे ऐसे वाकया हो चुके हैं तो जो आखिरी वाकया हुआ था उसके 3 महीनों के अंदर अंदर आप यहाँ पर शिकायत कर सकती हैं। अब अगर उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ आपने शिकायत की उसे अगर दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी जो कि आईपीसी में कवर हो जाती हैं, या फिर कोई और एक्ट के अंदर अगर कवर हो रही हैं तो उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उस एक्ट के तहत होंगी। लेट्स से कोई यहाँ पर वुमेन हरासमेंट की बात आ गई तो आईपीसी में कवर हो जाता है, राइट। सो वो यहाँ पर होंगी, या फिर यहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता है उस व्यक्ति के खिलाफ, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन जो है लिया जा सकता है। कहाँ पर?
जो कंपनी है उसके द्वारा भी यहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। आखिरी एक्ट की हमने जो बात करनी है वो है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976। अब देखिए इक्वालिटी की हम बात करते हैं, सेक्शन 14 की बात करते हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि आज तक हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है एट वर्क प्लेस। जो महिलाएं हैं, ये रिपोर्ट्स भी कह चुकी हैं, जो कि जहाँ पे बताया गया है कि जो महिलाएं हैं और पुरुष जो हैं, जब दोनों एक सा काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर महिलाओं को लेस वेजेस मिलते हैं, उसी काम के पुरुषों को ज़्यादा वेजेस मिलते हैं। सो एक्ट, इसका क्या प्रियम्बल है? एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ इक्वल रेम्यूनरेशन टू मेन एंड वीमेन वर्कर्स एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स अगेंस्ट women in the matter of employment। So basically एक important एक्ट है जिसमें सेक्शन 4 हमारे लिए important है। कहता है जी ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे इक्वल रेम्यूनरेशन टू मेन एंड वीमेन वर्कर्स फॉर द सेम वर्क। सेक्शन 4 जो है एम्प्लॉयर के ऊपर एक ड्यूटी लगाता है कि भाई आप महिला और पुरुष दोनों में भेदभाव नहीं करोगे, इक्वल रेम्यूनरेशन दोगे। सेक्शन 4 के बाद सेक्शन 5 क्या है कि जब एक एम्प्लॉयर किसी महिला और पुरुष यानी कि यहाँ पर एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर रहा है तो वो ये नहीं देखेगा कि वो महिला है या पुरुष है, वो ये देखेगा कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है एंड बाकी के रेलेवेंट फैक्ट्स क्या है। सिर्फ इस बेसिस पर कि वो लड़की है उसे आपने रिक्रूट नहीं किया और वो लड़का है उसे आपने रिक्रूट कर लिया, ये गलत है। अब बी मेक्स एनी पेमेंट। अब देखिए यहाँ पर पेनल्टी का भी प्रावधान है। कहता है जी इफ एनी एम्प्लॉयर makes any recruitment in contravention of this act or makes any payment or remuneration at unequal rates to men and women workers for the same work or for the similar nature of work or any other discrimination shall be punishable with the fine which shall not be less than 10,000 rupees but which may extend to 20,000 rupees। ऐसे एम्प्लॉयर को 10,000 रुपये तक का जुर्माना जो कि 20,000 रुपये तक एक्सटेंड किया जा सकता है लगाया जाएगा, और with imprisonment for a term which shall not be less than 3 months, 3 महीने तक की इसमें सजा दी जा सकती है, which can be extended to 1 year और with both। पहले इंस्टेंस में आपको 10 से 20,000 रुपये जुर्माना और 1 साल तक की यहाँ पे सजा का प्रावधान है। दूसरे इंस्टेंस में अगर आप दूसरी बार ये करते पाए जाते हो तो यहाँ पर जो है 2 साल तक की सजा आपको मिल सकती है। सो ये था हमारे 5 इंपॉर्टेंट लॉज जो कि विमेन एम्पावरमेंट से जुड़े हुए थे। आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड लाइक टू विश ऑल आवर वंडरफुल वुमेन वेरी हैप्पी विमेंस डे एंड आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी एंड अगली बार फिर एक बार इसी तरह की वीडियो से दोबारा रूबरू होंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।